नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। डबली रठान टोला का संचालकों पर अवैध रूप से टोल वसूलने का आरोप, टैक्सी चालकों ने किया प्रदर्शन। जंक्शन मुख्य बाजार के दुकानदार टूटी सड़क से परेशान, नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर जताया विरोध। विभिन्न मांगों को लेकर विकास अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का व्यापार शुरू करने के मामले में परस्पर मुकदमा दर्ज। जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में चल रही शिव पुराण कथा का हवन यज्ञ के साथ हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। डबली रठान स्थित नजदीक टोल प्लाजा पर अवैध रूप से टोल वसूल करने का आरोप लगाते हुए टैक्सी चालकों ने शुक्रवार को टोल प्लाजा टोल फ्री करवाते हुए धरना देकर विरोध दर्ज करवाया। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लेन पर गांव मक्का सरवा डबली रठान के बीच स्थित टोल प्लाजा पर अवैध रूप से टोल वसूलने का आरोप लगाते हुए टैक्सी चालकों ने शुक्रवार को टोल प्लाजा टोल फ्री करवाते हुए सांकेतिक धरना देकर विरोध दर्ज करवाया। टैक्सी यूनियन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे टैक्सी चालकों ने आरोप लगाया कि सूरतगढ़ रोड पर सड़क टूटी होने के बावजूद टोल वसूला जा रहा है, जबकि टोल वसूलने के लिए सड़क की हालत सही होना जरूरी है। लेकिन 4 लेन सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। इसके साथ ही टोल वसूली के ठेके की समय सीमा भी पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद वाहन चालकों से नाजायज रूप से टोल वसूला जा रहा है। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लाइन जगह जगह से टूटी हुई है। इसके बावजूद नाजायज तरीके से टोल की वसूली की जा रही है। इससे वाहन चालक परेशान है। लेकिन जब तक सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक टोल नहीं दिया जाएगा। टोल वसूली बंद न हुई तो संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सांकेतिक धरना लगाया गया है। अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी बात नहीं सुनेगा तो बेमियादी समय के लिए टोल प्लाजा पर धरना देकर टोल वसूली बंद करवा दी जाएगी। साथ ही टोल वसूली के संदर्भ में जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरी ओर टोल प्लाजा पर धरना देने की सूचना मिलने पर डबली रठान चौक की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। इस मौके पर टैक्सी यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। हमारी डिमांड ये है कि सर रोड पूरी तरह टूटी हुई है और ये हमारे से नजायज टोल वसूल रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। हम टोल नहीं देंगे, हम सेंस करेंगे। आज का जी हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ, बिल्कुल अधिकारियों को हमने अवगत करवा दिया गया है और अगर हमारी कोई अधिकारी आएगा तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर अधिकारी कोई नहीं आता तो हम बिल्कुल अनिश्चित काल के लिए यहाँ धरना देंगे। नहीं जी, बिल्कुल चक्का जाम नहीं किया है, अभी सांकेतिक धरना दिया है। चक्का जाम की अभी कोई नहीं है। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 18 में मुख्य बाजार के दुकानदार टूटी हुई सड़क से परेशान है। नगर परिषद, हनुमानगढ़ नगर परिषद, हनुमानगढ़ नगर परिषद, हनुमानगढ़ नगर परिषद। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 18 में मानाराम की चक्की के पास दुकानदारी करने वाले दुकानदार टूटी हुई सड़क को लेकर पिछले 1 वर्ष से परेशान है। दुकानदारों ने कहा कि नगर परिषद द्वारा पिछले 1 वर्ष से सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने कहा कि सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर कई बार नगर परिषद को अवगत करवाया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि अब बरसात का मौसम है और ऐसे में जगह जगह हुए खड्डों में पानी भरने के बाद दुर्घटनाएं होने की आशंका पैदा हो गई है। दुकानदारों ने नगर परिषद से शीघ्र अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करने की मांग की है। इसी गली का निवासी हूँ जिस सड़क के बारे में वार्तालाप हो रही है। ये लास्ट जुलाई 2022 में ये हिसारिया जी की सड़क और ये सड़क को बराबर तोड़ा गया था, जबकि उस सड़क का निर्माण उसी वक्त हो गया था लगभग महीने बाद। और इस सड़क की कंडीशन लास्ट 1 ईयर से एज इट इज ही पड़ी है, जिसके कारण इसके ऊपर ग्राहक छोड़ो हम दुकानदार भी आते घबराते हैं बारिश के मौसम में। और कई बार नुकसान भी हो चुके हैं, लेडीज गिर चुके हैं, जेंट्स गिर चुके हैं। दुकानों के शोरूम के जो शीशे लगे हैं वो भी पत्थर उड़ के क्रैक हो चुके हैं। ये हालात इस सड़क में बारिश के टाइम पे और बिना बारिश के भी ऐसे ही हालात रहते हैं। तो जैसे भी उचित हो कृपया करके इसको सही कराया जाए। काफी टाइम हो गया है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। नगर परिषद के पास सिर्फ जी बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। विकास कार्य हमने हमारी गली के ऊपर होगा तब मानेंगे हो रहे हैं। हमारे सामने साक्षात प्रमाण है कि यहाँ हो ही नहीं रहा तो कैसे माने। अब नगर परिषद को जगह जगह जाके देखेंगे कहाँ का निर्माण कार्य हो रहे हैं। जो हमारे सामने स्थिति हम तो उससे अवगत करा रहे हैं उनको, और यहीं से हम नगर परिषद की पोजीशन लगा लेते हैं। क्या पोजीशन है उनकी। चेयरमैन साहब पहले अपने एरिया को तो संभाल लें, जो लोकल होम सिटी है उसको तो संभालें पहले। आगे गाँवों में अगर यहाँ ऐसा माहौल है तो गाँव वाले अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको ही पता लग जाएगा सिर्फ इनके वादे और बातें ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। अगर नहीं होगा, अभी तक तो जो भी जितना हो पा रहा है आपके जरिए हम उन तक सूचना पहुँचा रहे हैं
अगर ये भी नहीं होगा फिर जैसे उचित साथ में सारे दुकानदार मिलकर जो भी राय करेंगे उसके अकॉर्डिंग आंदोलन या जो भी होगा वो करना उचित समझेंगे हम। बिल्कुल नहीं चल रहा है और इसके कारण बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। ये जो सड़क आप देख रहे हो ये हनुमानगढ़ की मुख्य सड़कों में से एक है। वार्ड नंबर 18 की और मेन बाजार की ये मानाराम की चक्की वाली गली की ये सड़क है जो 1 वर्ष से तोड़ी गई है। यानी ये 4 जुलाई 2022 को तोड़ी थी और आज तक इसको नगर परिषद की तरफ से कोई देखने नहीं आया। जबकि जब भी उन्हें इस बात के लिए कहा गया है तो उन्होंने कहा कि यहाँ सीवरेज बिछाया जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि सीवरेज सिर्फ इसी गली में बिछाया जाएगा। पास की इसकी सड़क है ये अभी बनी है, इसके साथ ही तोड़ी गई थी, वहाँ तो सीसी सड़क बना दी गई है और इस सड़क को छोड़ दिया गया। ये छोटा सा टुकड़ा है, ज़्यादा विशेष नहीं है भी कोई लंबाई और हो, लेकिन इसको इसलिए छोड़ दिया गया है कि यहाँ इसको बनाना नहीं चाहती नगर परिषद, आम जन को ये परेशान करना चाहती है। मेरा सभापति से एक निवेदन है कि आपने बड़ा चुनाव लड़ना है और कम से कम आप तो इस ओर ध्यान दीजिए ताकि आम जन को इसको राहत मिले। अब इतने परिवार रहते हैं और इतने लोग आते जाते हैं, उन सब को परेशानी होती है। थोड़ी सी बरसात के साथ ही आप देखिए ये खंडित हो चुकी है सारी सड़क और कोई सही आदमी चल भी नहीं सकता इस पर। और मेरा आप सबसे निवेदन है एक बार ज़रूर आकर इसका मौका देखें और इस सड़क का निर्माण कराएं ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। और एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि बार बार ये सुनने में आता है कि हनुमानगढ़ शहर को मिनी चंडीगढ़ बनाया जा रहा है। करीब ये मुख्य बाज़ार की एक मुख्य सड़क है और इसको आकर आप देखिए कि हम मिनी चंडीगढ़ के पास पहुंच पाए हैं और 1 साल से ये टूटी हुई सड़क है, इसका अभी तक निर्माण नहीं कर पाए हैं। चंडीगढ़ तो दूर है साहब, हनुमानगढ़ तक ही आप रह जाएं तो वो सबसे बेहतर है। विभिन्न मांगों को लेकर विकास अधिकारी और अतिरिक्त विकास अधिकारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वेतन वृद्धि का लाभ दिलवाने और पदोन्नति आधारित फिक्सेशन संबंधी बजट घोषणा लागू करने सहित 13 सूत्री मांगों के संदर्भ में सहायक विकास अधिकारी और अतिरिक्त विकास अधिकारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन के जरिए निविदाओं को खोले जाने के मामले में पंचायत स्तर की क्रय समिति में संबंधित क्लस्टर प्रभारी को शामिल करने का प्रावधान करने, नीलामी समिति के मामले में पंचायत क्लस्टर के संबंधित क्लस्टर प्रभारी को शामिल करने का प्रावधान करने, उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिव्यू याचिका के निर्णय के अध्याधीन वरिष्ठता सूची जारी कर सहायक अधिकारी, अतिरिक्त विकास सहायक अधिकारी पद पर पदोन्नति करने, अतिरिक्त विकास अधिकारी को कार्य आवंटन की दिशा में संस्थापन संबंधी अधिकार व शक्तियां प्रदान करने, पंचायत समिति में विकास अधिकारी का पद रिक्त होने पर अतिरिक्त विकास अधिकारी या सहायक विकास अधिकारी को चार्ज देने, सहायक विकास अधिकारियों के विभिन्न कार्यालयों में समाप्त किए गए पदों को पुनः सर्जित करने आदि की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में सहायक विकास अधिकारी हरिराम, मलकीन सिंह, विनोद त्यागी, अतिरिक्त विकास अधिकारी राजीव यादव, राजेश वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हमारे अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी संघ की तरफ से श्रीमान विकास अधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारे संघ से संबंधित कुछ मांगे हैं, जैसे कि जो हमारा सहायक विकास अधिकारी है इनको जो भी फील्ड के अंदर ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर जो निर्माण कार्य की एफएस और एएस निकलती हैं उसमें इनकी टिप्पणी हो। निर्माण कार्य के बाद में जब पूर्णता प्रमाण पत्र होता है तो उस पर भी इनकी अभिशंसा हो। और जो नीलामी और टेंडर जो कमेटियां हैं पंचायत समिति स्तर पर तो उनमें इनके अंदर इनको लिया जाना, सम्मिलित किया जाना चाहिए। और जो 13 बिंदुओं के विषय में जो मान लो विकास अधिकारी की जब सीट खाली होती है पंचायत समिति में तो हमारे अतिरिक्त विकास अधिकारी है उसको इसके अंदर जगह मिलनी चाहिए, उस चार्ज है वो उनके नाम होना चाहिए। मनरेगा के अंदर भी विकास अधिकारी को कार्यों का आवंटन होना चाहिए और क्लस्टरों का भी कार्य जो दायित्व हैं सहायक विकास अधिकारी और अतिरिक्त विकास उनके कार्यों का दायित्वों का कर्तव्यों का निवारण के लिए अलग अलग यहाँ माने 13 बिंदुओं की जो मांग करी है। हम आशा करते हैं कि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय हमारी इन मांगों की तरफ गौर करेंगे और इसमें हमारे को लिख देंगे। नर्सिंग कर्मचारियों की एक बैठक टाउन स्थित करणी राजपूत धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में 23 अगस्त को प्रस्तावित आंदोलन बारे चर्चा की गई।
वेतन भत्तों की विसंगति दूर करने में नर्सेज संघ कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे नर्सेज अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। मांगों को पूरा करवाने के लिए राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन की कड़ी में 23 अगस्त को जयपुर में विशाल रैली प्रस्तावित है। रैली की तैयारियों को लेकर संघर्ष समिति के प्रदेश प्रतिनिधियों की ओर से प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर नर्सेज को एकजुट करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में संघर्ष समिति के प्रदेश प्रतिनिधि शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे और बैठक ली। बैठक में संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राणा, के यादव, महिपाल सामोता एवं जेपी कस्मा शामिल हुए। इन पदाधिकारियों ने नर्सेज के राज्यव्यापी संघर्ष के बारे में जिले का जायजा लेकर आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक में हनुमानगढ़, पीलीभंगा, संगरिया, टीबी, रावतसर, नोहरा, भादरा ब्लॉक के नर्सेज शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हड़ताल मत करो, सत्याग्रह करो या धरना लगाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री समय भी धरने पर बैठते हैं। मगर आज 72 दिन हो गए हैं, सत्याग्रह पूर्वक बात हो रही है। राजस्थान के सभी 33 जिलों में 10-10 दिनों से नर्सेज का धरना चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि संविदा भर्ती पूरे राजस्थान में बंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नर्सिंग अधीक्षक तक लगाने की अनुमति जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के नर्सेज एक बैनर के तले एकत्रित हो चुके हैं। अपनी मांगों के संदर्भ में 18 जुलाई को नर्सेज की ओर से धरना दिया गया था। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन के आग्रह पर धरना स्थगित किया गया था। अब चूंकि स्थिति नियंत्रण में है, प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार आगामी कदम उठाया जाएगा। सरकार से मांग की गई कि उनकी मांगों की तरफ ध्यान देकर शीघ्र ही उन्हें पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो राज्य सरकार के खिलाफ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में प्रचार किया जाएगा। मुख्य रूप से जानकारी ये देना चाहते हैं कि राजस्थान की नर्सेज हमेशा सेवा भाव में लगी रहती है। अस्पतालों में अपनी ड्यूटी समय में तो काम करते हैं, इसके अलावा भी ये लोग जैसे रक्तदान शिविर आयोजित करना, राजस्थान की जानकारी जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में ड्यूटी आवर्स के अलावा भी काम करते हैं। कई बार ऐसे भी है कि मिलने जुलने वाला कोई गाँव का गरीब बड़ी जाता है, उसकी सेवा पानी में रात को 12 बजे भी उनको उठ के जाना पड़ता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए कभी नर्सेज आंदोलन करती नहीं, हमेशा सेवा भाव में लगी रहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से ऐसी स्थितियां बनी कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो पा रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं वो खो रहे हैं। हमने भी ये देखा, हमारे जब मन में विचार आया तो हमने ये देखा है कि हम आज राजस्थान में हमारे जो समकक्ष प्लेयर है, चाहे पुलिस सर्विसेज हो, चाहे शैक्षणिक सर्विसेज हो, चाहे अकाउंट सर्विसेज हो, वो 9, 18, 27 में हमसे कई गुना आगे सैलरी है। ऐसे बात करते हैं हमारे जो पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं। पड़ोसी राज्यों में हमारे बिहार है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है और केंद्र है। इनसे भी हमें 7,150 रुपये से लेकर 22,500 रुपये प्रति माह मूल वेतन में अभी कम है। यानी कि ये हालात हमारे यही समकक्ष के साथ नहीं है, अन्य जो हमारे राज्य हैं उनसे भी हम पिछड़े हुए। इसी प्रकार बात करते हैं पदोन्नति की, हमारी एएनएम बहन हो, चाहे हमारे एलएचवी बहन हो, हमारे नर्सिंग ट्यूटर हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, 35 से 40 साल की सेवा में एकमात्र प्रमोशन से रिटायर होना। जबकि राजस्थान सरकार ने नियम बनाए रखे हैं कि किसी भी कैडर के कर्मचारी को कम से कम 3 प्रमोशन तो मिले। यानी कि हम पदोन्नति में भी पिछड़ रहे हैं, वेतन में भी पिछड़ रहे हैं। हमने इन सब बातों को देखा तो हमें लगा कि हमें भी अब आंदोलन करना चाहिए कि हमारी मजबूरी है, हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नई पीढ़ी के लिए। यही सोच के हमने पूरे राजस्थान में तमाम नर्सिंग कर्मचारियों को एक जगह, एक जागरण पे स्वयं संघर्ष समिति के हमने बैठाया और तय किया कि हम एक राजस्थान सरकार के साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज 72वां दिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं हड़ताल मत करो, सत्याग्रह करो, धरना लगाओ, क्योंकि वो खुद भी धरना लगाते हैं। तो धरना लगाओ और अपनी बात हम तक पहुंचाओ। हम चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को हड़ताल पर मगर आज 72 दिन हो गए। सत्याग्रह पूर्वक बात होगी 18 जुलाई से। अभी पूरे राजस्थान के पूरे 33 जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहा है और आज उसको 10-11वां दिन हो गया। तो आखिर कब ये सत्याग्रह पूरा होएगा नर्सेज का? और कथनी और करनी भर है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम संविदा भर्ती पूरे राजस्थान में बंद करेंगे और अभी हाल ही 10 दिन पहले ही सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नर्सिंग अधीक्षक तक लगाने की अनुमति जारी करी। दुर्भाग्य हमारा, क्योंकि समझना पड़ेगा राजस्थान हिंदुस्तान का ऐसा राज्य है जहां पर बीएससी और एमएससी जो विशेषज्ञ शिक्षा का जो नर्सिंग जो समाज है,
इसने कोरोना काल हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम कैजुअलिटीज राजस्थान में हुई और सर्वाधिक हमारे तमाम सारे भाई बहन उसमें शहीद हुए, तमाम उसके परिवार जन शहीद हुए। और उसकी ये स्थिति है कि क्वालिफाइड सर्विस का राजस्थान में कोई सम्मान नहीं है। सफाई कर्मचारियों को 9,500 को प्लेसमेंट में लगाते हैं और ये क्वालिफाइड नर्सिंग जो समाज है उसका मूल मानदेय जो है 7,900 रुपए सफाई कर्मचारियों से भी कम मानदेय। ये कोरोना वॉरियर्स का जो है ये असहनीय अपमान है। हमारे वेतन भत्तों की जो विसंगति है, सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था, चुनाव घोषणा पत्र में लिखा हुआ है हम वेतन विसंगति दूर करेंगे। 3.5 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार खर्च कर दिया। 2 कमेटी बनाई है, कमेटियां रिपोर्ट दे चुकी है, आचार संहिता लगने को है। उन रिपोर्टों का क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार नहीं। दूसरी बात, हमारी कई, चाहे हमारा कैडर रिव्यूज की बात है, मुख्यमंत्री कहते 3 प्रमोशन देंगे, हमारे में दूसरा प्रमोशन पद ही नहीं है। नर्सिंग ट्यूटर हमारा एक वर्ग है, नर्सिंग ट्यूटर वर्ग का तो दूसरा पदोन्नति पद ही नहीं है। हमारी एनएमएलएचपी का तो तीसरा पदोन्नति पद ही नहीं है। हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स की तो प्रमोशन वाली पोस्ट ही नहीं आगे। 1% लोगों को हमारे 10% जो पद है हमारी एनएमएलएचपी के पहले प्रमोशन के 10% पद है, 30,000 का कैडर है। दूसरे प्रमोशन के लिए मात्र 344 पद है, तो वो 1% भी पद नहीं है, तो प्रमोशन होंगे नहीं। चुनाव आचार संहिता की ओर सरकार बढ़ रही है। हमने तय कर लिया कि अब सत्याग्रह पूर्वक अगर सरकार नहीं मानेगी तो 1 तारीख से राजस्थान में नर्सिंग कर्मचारी मजबूर है, वो अब कार्य की ओर बढ़ रहे हैं। और 23 तारीख को सामूहिक अवकाश जो होगा, तो सामूहिक अवकाश के बाद मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि अब ये नर्सिंग कर्मचारियों को चिकित्सालय में वापस भेजना है या फिर वो अपने घरों को जाएंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी होगी। हम नहीं करना चाहते थे। एएनएम नर्सिंग छात्र, नर्सिंग ट्यूटर से लेकर के और नर्सिंग ऑफिसर, राजस्थान का 99% नर्सिंग समाज इस बार लामबंद है। यह हमारे आर पार की लड़ाई है और इसके लिए राजस्थान की सरकार हक में मजबूर है। संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य आए हुए हैं। आज हमने पूरे हनुमानगढ़ जिले की एक मीटिंग का आयोजन किया है। इसमें मुख्य बात है जो हमारे 11 सूत्री मांग पत्र सरकार के पास 4.5 साल से पेंडिंग पड़ा है, उस पर विचार विमर्श किया और आगे हमें क्या करना है इसके मार्गदर्शन के लिए हमें प्रदेश की कार्यकारिणी के लोग आए हुए हैं, वो हमें अवगत कराएंगे। और जो भी आगे का कार्यक्रम होगा वो कल आपको मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत करेंगे। पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का व्यापार शुरू करने के नाम पर अपने ही दोस्त को 6 लाख रुपए से अधिक की चपत लगाने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस संदर्भ में जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाने वाले शख्स के 2 बेटों के खिलाफ अब परस्पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का व्यापार शुरू करने के नाम पर अपने ही दोस्त को 6 लाख रुपए से अधिक की चपत लगाने के मामले में नया मोड़ आ गया। इस संदर्भ में 25 जुलाई को जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाने वाले शख्स के 2 बेटों के खिलाफ ही अब परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसमें फर्म के मालिक की ओर से अपनी फर्म के मैनेजर और उसके भाई के खिलाफ करीब 10 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगाया गया। जानकारी के अनुसार मोहित कुमार पुत्र देवेंद्र हुड्डा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन ने लिखित में रिपोर्ट दी कि मुख्य बाजार में विनायक मोबाइल के नाम से उसकी फर्म है, जिसका वह प्रोपराइटर है। उसकी फर्म में मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक सामान के रिटेल का कारोबार किया हुआ है। उसके पास उसका साथी कपिल मिड्डा पुत्र सुभाष मिड्डा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन आया व बेरोजगार होने की बात बताई। तब उसने अपना परिचय जानकर कपिल को अपनी फर्म पर मैनेजर के रूप में नियुक्त करने का ऑफर दिया। यह ऑफर कपिल मिड्डा ने स्वीकार कर लिया। उसने जून 2021 में कपिल मिड्डा को बतौर मैनेजर नियुक्त कर दिया। उसने जब अपनी फर्म कपिल मिड्डा को संभाली तो उस समय करीब 15 लाख रुपए का सामान दुकान में था। उसका कारोबार चंडीगढ़ व हनुमानगढ़ में प्रॉपर्टी का भी है। उसने अपनी फर्म का तमाम हिसाब किताब व सामान कपिल मिड्डा को सुपुर्द कर दिया व काम करने का तरीका बता दिया कि राशि फर्म पर नकद के रूप में आती है तो उसका हिसाब किताब कपिल मिड्डा ही रखेगा। यदि कोई राशि या भुगतान उसकी ओर से किसी को कपिल मिड्डा से करवाया जाएगा या कोई राशि नगद के रूप में वह प्राप्त करेगा तो वह राशि पर कपिल मिड्डा उसके रोकड़ बुक में उसका हस्ताक्षर करवा लेगा। मोहित कुमार के अनुसार उसने अप्रैल 2023 में अपनी दुकान पर आकर स्टॉक संभाला तो कुल 5 लाख रुपए का ही फर्म में सामान शेष बचा था। शेष राशि के लिए कपिल मिड्डा से बात की तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब उसे पता चला कि कपिल मिड्डा ने उसकी फर्म में नगद आए रुपयों में से करीब 10 लाख रुपए माल बेचकर गबन कर लिए हैं। तब उसने अपनी रोकड़ बुक चेक की तो पता चला कि रोकड़ में उसके नाम राशि चढ़ाकर कपिल ने उक्त राशि अपने व्यक्तिगत रूप के लिए फर्म से गबन कर रखी है। कपिल मिड्डा व उसका भाई राहुल दोनों सारा दिन दुकान पर जमे रहते हैं। उसे यह भी पता चला कि कपिल व उसका भाई राहुल दोनों ने मोबाइल फोन बेचान के समय मोबाइल फोन का बिल न काटकर अन्य सामान फ्रिज, एयर या वॉशिंग मशीन आदि के बिल काटकर बिलों में गड़बड़ी की हुई है। अब उसने कपिल मिड्डा व उसके भाई राहुल मिड्डा से 10 लाख रुपए या उक्त बिलों में गड़बड़ करने का कारण पूछा तो दोनों उसके साथ हाथापाई करने लगे। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। विनायक मोबाइल के नाम से मेरी हनुमानगढ़ जंक्शन में एक दुकान है जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल का काम करता हूँ।
आज से 2 साल पहले कपिल मिड्डा, पुत्र सुभाष मिड्डा मेरे पास आया। उसके पास कोई काम नहीं था, मेरे पास काम के लिए आया, तो मैंने उसको दोस्ती के नाते उसको काम दिया। मैं ज़्यादातर बाहर रहता था, दूसरे कामों में बिजी रहता था। वो वहाँ पे रहकर दुकान में उसने गलत तरीके से फर्जी बिल काट के और गलत तरीके से सारा कैश उसने हथिया लिया है और गलत तरीके से मेरे साथ फ्रॉड किया उसने। और उसी के एवज में मैंने उसके ऊपर आज FIR करवाई है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तकरीबन 10 लाख के आसपास का फ्रॉड हुआ है इसमें मेरे पास। और पहले जब ये आया था दुकान के अंदर कम से कम 15 लाख के आसपास का माल था, जो कि अब मात्र ही 2-4 लाख 5 मुश्किल से रह गया है धीरे धीरे। और उसके भाई ने षड्यंत्र करके गलत तरीके से फाइनेंस किया। भाई का नाम उसके राहुल मिड्डा है, जो कि अभी फ़िलहाल HDB फाइनेंस में कार्यरत है। और इन दोनों भाइयों ने मिलके मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और मैं सिर्फ न्याय की मांग करता हूँ। और मेरी छवि को वो धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बाज़ार में लोगों को गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं और मेरे पैसा खा के अब वो नई दुकान भी कर रहे हैं। SP साहब से मैं निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूँ, ताकि इस मुकदमे में निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उसको दंड मिले। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित सनातन धर्म महावीर धर्मशाला में चल रही शिव पुराण कथा में आज कथावाचक ने हनुमान जी की सेवा का प्रसंग सुनाया। टाउन स्थित श्री सनातन धर्म महावीर धर्मशाला में संगीत में शिव महापुराण कथा व नानीबाई के मायरों का आयोजन चल रहा है। 7वें दिन कथा में हनुमान मंदिर डेरा गोसाई न्यास के सचिव पूर्णागिरी महाराज पधारे, जिनका महावीर दल धर्मशाला पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया। कथावाचक आरती विवेक ने कहा कि भगवान भोलेनाथ आशुतोष शिव से बड़ा दुनिया में कोई राम भक्त नहीं है। उन जैसा कोई राम से नहीं अभी तक पैदा नहीं हुआ। वे हर घड़ी हर पल राम नाम का सुमरण करते रहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान राम की सेवा करने के लिए अपने अंश के रूप में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। और इसलिए हनुमान चालीसा में कहा गया है कि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी की पूजा में समय भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यह बातें कथावाचक आरती विवेक ने शिव अवतारों की कथा में हनुमान जी के अवतार का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जो अपने आराध्य की, अपने इष्ट की, अपने भगवान की निष्कपट भाव से सेवा करते हैं, वे अपने आराध्य से भी ज्यादा पूजनीय हो जाते हैं। मर गया लेकिन उसके शरीर को छोड़ नहीं रहे। लग रहा है मानो भगवान ढूंढ रहे हो इस शरीर में मेरा दूसरा प्रहलाद तो नहीं छिपा। सब देवता करके स्तुति कर रहे। सबसे पहले देवराज इंद्र आया, हाथ जोड़ करके पहले एड्रेस बताया, मैं स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र। फिर स्तुति प्रारंभ। सब देवताओं ने स्तुति की, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सब प्रहलाद के पास पहुंचे। प्रहलाद जी, आपके कारण ही भगवान ने अवतार धारण किए, तो भगवान के क्रोध को शांत करो। मंदिर प्रांगण में श्री महाशिव पुराण कथा का 7वां दिन है। कथा बहुत ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में औरतें और आदमी आते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। सभी लोग अवस्था में जुड़े हुए हैं। बड़ी सुंदर कथा चल रही है। कल से नानीबाई का मायरा रात को 8 बजे से 11 बजे तक दिनांक 29, 30 और 31 को होगा। बहुत बड़ा सुंदर होगा। सब लोग श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आए। आज हनुमानगढ़ जो ये महाशिव पुराण कथा चल रही है, आज सभी रुद्र जो शिव जी के रूप हैं, सभी का वर्णन आज किया जा रहा है।
बहुत ही सुंदर ढंग से जो दिवस कथा हो रही है बहुत ही सुंदर ढंग से हो रही है। सभी भाइयों से हमारा निवेदन है कि ज़्यादा ज़्यादा कथा में आकर इसकी शोभा बढ़ाए। जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में चल रही शिव पुराण कथा का आज हवन यज्ञ के साथ समापन किया गया। जंक्शन की गोविंद गोधाम गौशाला में चल रहा महारुद्राभिषेक कार्यक्रम का आज समापन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पंडित रतनलाल शास्त्री ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ 22 जुलाई से किया गया था, जिसका आज हवन यज्ञ के साथ समापन किया गया। उन्होंने कहा कि महारुद्राभिषेक कार्यक्रम गोविंद गोधाम गौशाला प्रबंध समिति की ओर से आयोजित करवाया गया था तथा इसको आयोजित करवाने का मुख्य मकसद इलाके की सुख समृद्धि की ईश्वर से प्रार्थना करना था। गौशाला सेवा समिति के द्वारा मंगल जंक्शन में अतिरुद्र महायज्ञ का जलधारा का जो आयोजन था जो आज संपन्न हुआ और ये शहर नगरवासियों के सुख समृद्धि के लिए इंद्रजी सारिया के द्वारा जो प्रायोजित यज्ञ है, जिन्होंने उनके मन में था कि शहर में सुख समृद्धि आयु आरोग्यता के लिए यज्ञ करवाएं, तो ये वही यज्ञ आज जो है पूर्ण आहुति की ओर जा रहा है, जिसमें 1331 पाठ रुद्र के नमक चमक से पाठ हुए और भगवान पर अलग अलग दिन अलग अलग जल धारा जो है हुई है। एक दिन दुग्ध की धारा, एक दिन शक्कर के रस की, एक दिन घृत की, एक दिन जो है मधु की और एक दिन जो गन्ने के रस उसकी गंगा जल की, एक दिन पंचामृत की। इस प्रकार से अलग अलग जल धाराओं से भगवान का जो है 4 पाठ नमक चमक से बराबर होते रहे। प्रातः काल 7 बजे प्रारंभ होता था और रात को जो है 8:30 बजे 9 बजे तक यज्ञ संपन्न। इस प्रकार से आज रात सायंकाल पूर्ण 22 तारीख से तो लेकर के आज 28 तारीख तक 7 दिन तक। पीलीबंगा पुलिस ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पीलीबंगा के नजदीक घग्गर नदी में डूबकर जान गंवाने वाले युवक के शव का पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीलीबंगा पुलिस थाना की एसआई रजनदीप ने बताया कि कल गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर लिया गया था और शव बरामद करने के बाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहाँ शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में शीघ्र ही जाँच शुरू की जाएगी। घग्गर में डूब के जो उसकी मृत्यु हुई है, उसका शव कल शाम को हमें मिल गया था। परिजनों ने शाम को रिपोर्ट दे दी थी, जिसमें 3 नामजद आरोपी लिखवाए हैं, ओम और प्रदीप और सुशील और एक अज्ञात में है, जिसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अभी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जा रहा है। अभी अनुसंधान जारी है। नहीं ओनली पहले से राउंड अप है आरोपी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के संदर्भ में टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के संदर्भ में शुक्रवार को टाउन के पंचायत समिति कार्यालय में विकास अधिकारी यशपाल असीजा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्मार्टफोन वितरण को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस पर चर्चा कर योजना बनाई गई। पंचायत समिति के विकास अधिकारी यशपाल असीजा ने बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त से आरंभ होगी। योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से करीब 40 लाख मोबाइल फोन का वितरण लाभार्थियों को किया जाएगा। हनुमानगढ़ तहसील में कुल 41 पंचायतें हैं। इन पंचायतों में जोन वाइज पात्र लाभार्थियों को मोबाइल फोन का वितरण किया जाएगा। योजना के तहत कक्षा 9 से कॉलेज स्तर तक की छात्राएं पात्र हैं। इसके अलावा एकल महिला मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वाली महिलाएं इस योजना के तहत पात्र हैं। पात्रता राज्य सरकार की ओर से निर्धारित की गई है। पात्रों के नाम प्राप्त होने पर उसी के अनुसार लाभार्थियों को मोबाइल फोन का वितरण किया जाएगा। वीडियो ने बताया कि टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में शिविर आयोजित होगा। इसके लिए 6 काउंटर लगाए जाएंगे। सभी पंचायतों के लाभार्थी इस शिविर में अपना पंजीयन मोबाइल प्राप्त करने के लिए करवा सकेंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के संबंध में बैठक थी। ये जो 10 अगस्त से प्रारंभ होने जा रही है, इसके अंदर हमने ये समीक्षा की है कि किस किस प्रकार से हम वितरण करेंगे, उसकी विस्तृत चर्चा की गई और उसकी योजना बनाई गई है। इसके अंदर जो है राज्य सरकार द्वारा लगभग 40 लाख मोबाइल फ़ोन का जो है वो वितरण किया जाना है। हमारे 41 पंचायत हैं। इन पंचायत में जो जोन वाइज पात्र लाभार्थियों को मोबाइल वितरण किया जाएगा। इसके अंदर जो है 9 से कॉलेज स्तर तक की बच्चियां जो हैं वो इसमें पात्र हैं। एकल महिला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत जिन्होंने 100 दिन पूरे कर लिए हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत, और उनको जो है ये फोन वितरण किया जाएगा। ये एक ही कैंप आयोजन किया जाएगा टाउन में, और सभी पंचायत जो हैं वो लाभार्थी यहाँ आकर के जो है वो अपना पंजीयन करा करके मोबाइल प्राप्त करें। ये पात्रता राज्य स्तर से डिसाइड की गई है।
उसी के अनुसार इनके जो है पात्र लाभार्थियों के नाम हमारे को पीछे से जैसे प्राप्त होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम जो है मोबाइल वितरण करेंगे। इस योजना से समस्त जो है लाभार्थी जो है वो डिजिटल हो जाएंगे और समस्त जो है ऑनलाइन सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे, समस्त प्रकार की ऑनलाइन जो है योजनाएं उनको देख सकेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मीटिंग में ये चर्चा की गई है कि इनका वितरण किस प्रकार से हो, कितने काउंटर लगाए जाएंगे, कैसे व्यवस्थाएं की जाएंगी, इस संबंध में चर्चा की गई। 6 काउंटर लगेंगे और 6 काउंटर पर जो है कौन कौन व्यक्ति कैसे कार्य करेगा इस संबंध में प्री प्लानिंग की। अपने मोबाइल के साथ साथ कार्य के साथ साथ मोबाइल का उपयोग करते हुए अपने आप को अपडेट रख सकेंगे नवीनतम सूचनाओं से अपने को। ऑनलाइन हाजिरी तो अभी फिलहाल लगी रही है, सभी जो कार्य है वो ऑनलाइन ही है। इससे आम आदमी को भी ये फायदा मिलेगा कि समस्त प्रकार की ऑनलाइन सूचनाएं हैं वो उससे अपडेट हो सकेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।